कंठे यस्य विराजते हि गरलम् शीर्षे च मन्दाकिनी वामाङ्गे गिरिजाननाङ्गटितटे शार्दूलचर्माम्बरम् मायायस्य ऋणार्धविश्वमखिलम् मायाचिवं शङ्करम् जम्बोवज्ज्वलबिन्दुवज्जलजव जम्बालवज्जालव जम्बालवज्जालव। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के प्रारंभ में एक औपचारिकता होती है, उसी औपचारिकता के तहत सामान्य कार्यक्रम का सामान्य विषय वस्तु का उपस्थापन हम यहाँ पर करते हैं। इसके बाद हमारे मुख्य मार्गदर्शक हमें अभिप्रेरित करते हैं अपने वचनों से। यह कार्यक्रम विशेष रूप से ये जो हमारे अतिथि हैं उनके लिए है। यह कार्यक्रम संस्कृत और भारतीय संस्कृति, इसके जो संवाहक रहे हैं, हम उन्हें युवा शब्द वहां पर दिया गया है, हम उन सभी को युवा मानते हैं जो निरंतर कार्यरत होते हैं। वो ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध हो, लेकिन कार्य में निरंतर उनकी कुशलता होती है। इस दृष्टि से उनको हम हमेशा चिर युवा मानते हैं। और ऐसे जो युवा हैं उन सभी के जो कृतकार्य हैं, जो क्रियमाण कार्य हैं और जो भविष्य में वह कार्य करेंगे, इन सभी को की उपस्थापना यहाँ पर की जाती है। और इसी के क्रम में आज हमारे समक्ष जो अतिथि के रूप में विद्यमान है, यद्यपि आप संस्कृत से साक्षात संबद्ध नहीं रहे हैं किसी विशेष उसको लेकर के, लेकिन अध्यापन की दृष्टि से आपने अन्नपूर्णा संस्कृत महाविद्यालय कुल्लू में आपने अध्यापन किया है। लेकिन इसके साथ साथ विशेष जो आपका योगदान रहा है वो है छोटे स्तर पर जो बालक गण हैं उनको किस तरह से उनका अध्यापन हो सके, इसके लिए आपने विशेष अपना योगदान दिया है। यहाँ जहाँ तक हमें जानकारी है, आप लगभग 14 वर्ष तक एक गुफा नुमा जो पर्वत का खोह है वहां पर रह करके जीवन यापन किया आपने, क्योंकि उस समय तक भवन निर्माण नहीं हुआ था। और जो हमारे परंपरा में रही है, ये हम लोग हर जगह देखते हैं, जो कि विश्वविद्यालय आदि जो होते हैं शहर में, उनकी स्थिति अलग होती है और ग्रामीण परिवेश में जो होता है उसकी स्थिति अलग होती है। और उसमें भी विशेष रूप से हिमाचल आदि जो पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ पर कि गांव में 50 व्यक्ति होते हैं, कहीं पर 100 व्यक्ति होते हैं, इस तरह के जो गांव हुआ करते हैं, तो वहां पर ये सब थोड़ी समस्याएं होती है सुदूरवर्ती क्षेत्र में। तो वहां पर पाठशाला का भवन नहीं था, लेकिन आप 14 वर्षों तक इसी स्थिति में किसी तरह से कार्य करते रहे। और इसके बाद इतना ही नहीं, अलग अलग जो छात्र रहे उनको आपने यथासंभव ग्रंथ हो या उत्तर पुस्तिका है या पेन है या इस तरह जो भी उनके वस्त्र आदि हैं, इन सब से उनको उनकी सहायता करते रहे। तो ये हम लोगों के लिए निश्चय ही प्रेरणाप्रद है, क्योंकि अभाव जो होता है वह अभाव बहुतों के लिए बहुतों आविष्कार की जननी के रूप में होता है। क्योंकि जब आपके पास नहीं होता है तब आप अलग अलग मार्ग अन्वेषण करते हैं। तो इस दृष्टि से आज हमारे जो अतिथि हैं वह इस श्रृंखला में प्रथम इस तरह के अतिथि हैं जिनके बारे में हम देख रहे हैं। क्योंकि कोई वैदुष्यपूर्ण आते हैं, कोई विद्वान आते हैं, कोई पदस्थ आते हैं, वो अलग होता है। आप यहाँ पर पदस्थ भी रहे और उसको जन सामान्य के लिए, उन बच्चों के लिए आपने अपने जीवन को समर्पित किया। इस दृष्टि से आप हमारे
प्रेरणा, हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और जितने भी यहाँ पर श्रोता हैं, दर्शक हैं, जो कालांतर में श्रोता होंगे, दर्शक होंगे, उनके लिए आप प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और आगे जो कार्यवाही है उसमें आचार्य सुमन महोदय, जो हमारे अभिभावक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप, मुख्य मार्गदर्शक के रूप में यहाँ पर समुपस्थित हैं, और ये त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओएसडी के रूप में वहाँ पर दायित्व में है। और इसके साथ ही अन्य अन्य जितने भी यहाँ पर हमारे सहकर्मी यहाँ पर हैं, तो वह सरिता जी हों, पुष्पराज हों, राहुल हैं, दीपिका जी मुख्य संयोजिका के रूप में हैं, सागरिका जी हैं, इसके साथ ही साथ अन्य अन्य मनीष हैं और गौरी पी जी हैं। इस तरह अन्य अन्य जो भी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से संबद्ध हैं, उन सभी के प्रति हम यहाँ पर साधुवाद, ताकि आप निरंतर जुड़े रहते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे डॉक्टर आचार्य सुमन केएस महोदय। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मृग्यते वस्तु अनेन इति मार्गः। मार्गं सर्वदा पश्यतीति मार्गदर्शी, यश्च दर्शयति सः मार्गदर्शकः। अहं तु सर्वदा कोवान् महान् पंडितः अस्मिन् पाक्षिके आगच्छेत् इति सर्वदा मार्गं पश्यन् भवामि, न तु दर्शयन् इति कारणात् अहं मार्गदर्शी अस्मि, न तु दर्शकः। तथापि प्रेम्णा मयि अनुरागातिशयेन अस्माकं बिपिनकुमार महोदयः सर्वदा मां मार्गदर्शकः दर्शकः इति स्वयमेव मार्गं पश्यन् अस्मि। कथं वाहं दर्शकः भवेयं, तथापि तस्य अनुरागवशात् कानिचन वचस्सुमानि आगतानाम् अतिथीनां चरणकमलयोः समर्प्य अहं धन्यः भवितुम् इच्छामि। वस्तुतस्तु अस्माकम् अद्य अतिथिवर्याः ये सन्ति, तेषां महोदयानां शुभं नाम हरिदत्त शर्मा महोदयः अस्ति। किन्तु अहं चिन्तयामि, स च महोदयः न तु केवलं हरिदत्त शर्मा अपि तु दरीदत्त शर्मा अपि। यतोहि यथा कालिदासः वदति कुमारसम्भवस्य प्रथमे सर्गे प्रायः 12 श्लोके, दिवाकरात् द्रक्ष्यति यो गुहासु लीनं दिवाभीतमिवान्धकारं क्षुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने ममत्वमुच्चैः शिरसां सतीव इति। एवञ्च दिवाकरात् रक्षति यो गुहासु, दिवाकरात् रक्षणं न, अज्ञानात् यः रक्षति। ये तत्र छात्राः न अज्ञानेन आवृताः भवेयुः इति कारणात् स्वयं दरी मध्ये भूत्वा छात्रानपि अन्तरणीय तेषां कृते नूनं 14 वर्षाणि यावत् यथा वनवासमिव भगवान् श्रीरामः यथा 14 वर्षाणि वनेषु व्यतीय मुख्यतः अस्माकं कृते विशेष अनुग्रहं चकार, एवमेव अयंच महोदयः दरीदत्त शर्मा महोदयः दरी मध्ये सर्वदा वसन् अनेकेषु छात्रेषु ज्ञानरश्मिं संस्थाप्य
तान् विशेषरूपेण उज्जहार इति वक्तुम् अत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामि। अपि च भगवतः पादस्य संस्थापनमपि आदौ तत्र हिमालय पर्वते एव जातं। कस्य? भगवतः हरेः। एवञ्च भगवतः हरेः पादनिक्षेपः यस्मिन् पर्वते जातः, तेन च तत्र गंगा भागीरथी प्रवहमाना समागता। तादृश हिमाचल प्रदेशात् आगतः अस्माकं कृते लभमानः अयं पंडितवरेण्यः नूनमेव हरिणा दत्तः अस्माकं कृते इति कारणात् हरिदत्त शर्मा एव इत्यत्र नूनमेव अस्माभिः तत्र अत्यन्तं सन्तोषः अनुभववेद्यः एव भवेत्। अयञ्च महोदयः एतस्य विषये किञ्चिदेव अहं श्रुतवान्, श्रोतुकामश्च अत्र समागतोऽस्मि विशेषतः। किन्तु अस्य च महोदयस्य विषये यत्किञ्चिदपि इदानीं तत्र विद्वद्वरेण मित्रेण बिपिन झा महोदयेन कथितं, नूनमेव तत्र तपः एव चकार अयं महोदयः। तादृश महोदयाः येषां छात्राणां कृते न लभ्येत ते पश्चात् तापमेव कुर्वन्ति, न तु तापम् अथवा परितापमेव। एवञ्च एतादृश महोदयस्य विषये नूनमेव महाकवेः कालिदासस्य वाणी तत्र जागर्ति वरीवर्ति च। यथा श्लिष्टा क्रिया कस्यचित् आत्मसंस्था, श्लिष्टा क्रिया भवति कस्यचित् आत्मसंस्था। केषाञ्चन तत्र पंडितानां अथवा केषाञ्चन जनानां तत्र बहु ज्ञानं भवति, किन्तु तत्र ज्ञानप्रसारणकला न भवेत्। केचित् जनाः तथापि सन्ति संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता, तेषां तत्र प्रसारणकला वर्तते, न तु बहु ज्ञानं, किन्तु धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव। स एव शिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्यः यस्योभयं साधु वर्तते इति कालिदासः वदति। अर्थात् यस्य नूनमेव न केवलं ज्ञानं भवति, ज्ञानप्रसारणकलापि भवेत् यस्मिन्, तादृशकलाकारः एव नूनं शिक्षकः इति शब्देन तत्र प्रतिपादयितुं योग्यः समर्थः इति कालिदासः वदति। एवमेव अयञ्च महोदयः स्थलमस्ति वा न वा, प्रदेशः वर्तते वा न वा, किन्तु गुरुदत्तज्ञानं वर्तते। तञ्च ज्ञानम् अन्येभ्यः छात्रेभ्यः अपि सम्प्रदाय तेषां जीवनमपि यथा कथञ्चित् उद्धरेयम् इति मनसा दरी गुहासु तत्र सम्भूय तपः इव विद्यादानं चकार। तेभ्यश्च महद्भ्यः नूनमेव अस्माभिः सर्वदा ऋणीभूताः भवितव्याः इति कथयन्, तांश्च शिक्षकवरेण्यान् यद्यपि वयं मनसि एव प्रतिष्ठापयितुं समर्थाः, न तु धुरि प्रतिष्ठापयितुं, यतोहि अस्माकं सामर्थ्यं तथा नास्ति। अतः तांश्च वरेण्यान् अस्माकं जाह्नवी परतया, अंतर्वीक्षा समूह परतया, विशेषतया अस्माकं ये गुरुवर्याः सन्ति प्राध्यापकाः डॉक्टर सदानंद झावर्याः, येषाम् आशीर्भिः मार्गदर्शनेन एवं विद्वत् संपदा वयमिदानीं एतादृश कार्यक्रमान् चालयितुं समर्थाः वर्तामहे। तांश्च पौनःपुण्येन संस्मृत्य तेषाम् आशीषश्च
संप्राप्य आगतेभ्यः तत्र भवद्भ्यः शिक्षकवरेण्येभ्यः हरिदत्त शर्मा महोदयेभ्यः साष्टांगप्रणिपातपूर्वकं स्वागतं व्याहरामि। पौनः पुण्येन स्वागतं स्वागतं स्वागतम्। एवम् अन्ये च तत्र अस्माकं मित्राणि वर्तन्ते। दीपेन झा वर्यः, दीपिका दीक्षित महोदया, एवं बहवो जनाः सन्ति। अतः क्षाम्यन्तु मे हन्त मुहुर्महान्तः इत्युक्त्वा ते सर्वेपि सखायः एवमन्ये जिज्ञासवः ये अत्र समागताः समुपस्थिताः तेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहृत्य विशेषरूपेण अत्र अन्तर्वीक्षायां ये तत्र पण्डितवरेण्याः आगताः एवं पृच्छकाश्च तेभ्यः सर्वेभ्यः पौनः पुण्येन स्वागतं व्याहरामि। ममैतत् सौभाग्यं नूनमित्येव, यतोहि अद्य श्रावणमासस्य प्रतिपदि वयं वर्तामहे। अतः वस्तुतस्तु प्रतिपदि तत्र पठन अध्ययन अध्यापनादिकं न भवितव्यं, किन्तु चर्चादिकं भवितव्यम् इति शास्त्रेष्वेव वर्तते। एवञ्च अद्य पृच्छक उत्तरोत्तारणभावेन वयमत्र वर्तामहे। चर्चायां वयमपि भागं सङ्गृह्य धन्याः भवेम इत्येव कथयित्वा मद्व्यापारात् विरमामि। धन्योऽहं। स्वागतं सर्वेभ्यः। बहुत बहुत धन्यवाद भाई महोदय। और संस्कृतांतर वीक्षा की जिज्ञासा प्रस्मन स्थली में आप सभी का एक तंत्रेण हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। बाकी यहाँ पर तीनों गुरुजनों जो कि त्रिदेव स्वरूप है यहाँ पर, उनको प्रणाम करते हुए, क्योंकि जैसा कि अभी गुरु जी के महोदय जी जो आज यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं हिमाचल प्रदेश से, उनके जीवन परिचय आत्मचरित्र से ज्ञात होता है कि उनके जो अध्यापन और अध्ययन समय में जो परिस्थितियां अनुकूल बिल्कुल भी नहीं थी, वैसा ही हम देख रहे हैं कि साक्षात्कार धारा के समय भी ऐसा ही हो रहा है। हम कुछ समय से संपर्क करना चाह रहे हैं और प्राकृतिक आपदाओं के चलते हुए गुरु जी का, यहाँ महोदय जी का साक्षात्कार के लिए जो समय है वो निर्धारित नहीं हो पा रहा था। तत्पश्चात भी जैसे गुरु जी ने, महोदय जी ने वहां विजय प्राप्त की, वैसे यहाँ भी, और आज हम सभी सम्मुख हैं। और इसी क्रम में मैं गुरु महोदय जी से एक जिज्ञासा अपनी रखना चाहती हूँ कि महोदय जी, जो आपका राजकीय प्राथमिक पाठशाला शक्ति जो स्थान है, जो विद्यालय है, वहां पर आपने 13 वर्ष व्यतीत किए हैं। उस समय अध्यापन के समय प्रत्येक वर्ष छात्रों में आपने किन परिवर्तनों को, किन बदलावों को देखा है, हम सभी के साथ साझा कीजिए कृपया अपने विचार। नमस्कार जी, सभी विद्वज्जनों को मेरा बार बार प्रणाम। सबसे पहले जब उस पाठशाला का शुभारंभ हुआ तो 13 नवंबर 1988 को पाठशाला का शुभारंभ हुआ। वहां पर जैसे ही हम पाठशाला शुभारंभ में उचित कार्यवाही हम लोगों ने जैसे ही शुरू की, मुझसे बड़े अधिकारी वगैरह थे वहां पे। मुझे तो 3 महीने ही सर्विस में लग करके हुए थे। तो हम जब वहां पहुंचे तो वहां प्राइमरी के बच्चों की उम्र जैसे बच्चे वहां पर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिए। मैं लगा सोचने कि पाठशाला उद्घाटन के लिए तो हम सभी पहुंचे हैं, लेकिन बच्चे कहाँ हैं? शायद आ रहे होंगे बच्चे लोग। उतने को वहां के एक स्थानीय वार्ड पंच ने कहा कि तुम बच्चे लोग जो है आगे आओ।
विधायक श्री सत्य प्रकाश ठाकुर जी थे, एडवोकेट भी हैं वो। उन्होंने उनको कहा कि जो भी बच्चे हैं उनको आगे करो और सामने उनको क्लास है अपनी क्लास में बिठाओ, कक्षा में बिठा दो। कक्षा तो पहली क्लास ही थी, वहां ऐसा नहीं था कि दूसरी कक्षा के तीसरी कक्षा के होता है। जहाँ पर पाठशाला खुलती है वहां पे वहां उस गांव के जो बच्चे हैं वो दूसरे गांव में पढ़ने गए हुए होते हैं। तो अपने घर में अपने गांव में जैसे ही पाठशाला खुलती है तो वो बच्चे जो है फर्स्ट क्लास के अपना सर्टिफिकेट निकाल करके, दूसरी क्लास के सर्टिफिकेट निकाल करके, तीसरी क्लास के सर्टिफिकेट निकाल करके, 5वीं क्लास तक अपने अपने सर्टिफिकेट निकाल करके अपने गांव की पाठशाला में एडमिशन लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सभी जो है प्रथम कक्षा में ही उन्होंने एडमिशन ली, क्योंकि वहां पर शिक्षा का अभाव ही था। वहां के कोई भी बच्चे दूसरे स्कूल में नहीं गए थे शिक्षा ग्रहण करने, क्योंकि बहुत दूर था, 30-35 किलोमीटर उनको जाना पड़ना था। तो जैसे वो क्लास में बैठे तो सभी जो है 14-15 साल के थे, मूंछें लगी हुई उनके। मैं हैरान रह गया, ये बच्चे हैं, इनको पढ़ाना है। मैं भी उनकी ही उम्र का, जैसे सेम उम्र के हम थे। कोई तो मेरे साथ ही शेप वगैरह करते थे, पहली कक्षा के बच्चे। 1973 डेट ऑफ बर्थ थी, 1974 डेट ऑफ बर्थ थी उनकी। 15-16 साल के थे वो पहली कक्षा में जिन्होंने एडमिशन ली। और वे जो है कागजी तौर पर अपने माँ बाप के नाम पर कोई भी दर्ज नहीं था। वो भी एक हैरानी की बात हो गई। फिर ना हिंदी वो जानते थे अपनी, सिवाय अपनी भाषा के कुछ भी नहीं जानते थे। कलम का पता उनको नहीं था, कलम क्या होती है, इसको कलम बोलते हैं या वो लकड़ी बोलते थे जी। पेंसिल के लिए लकड़ बोलेंगे, कलम के लिए लकड़ बोलेंगे। सही का दवात, उस वक्त दवात होते थे, सही के दवात, उसका कोई पता नहीं था उनको कि इसको दवात बोलते हैं। छोटे छोटे दवात मैंने इकट्ठे खरीद करके लाए। मैंने सोचा खुद ही खरीद करके लाने पड़ेंगे। उन्होंने बोला हमें कोई पता नहीं है गुरुजी, कहाँ से इनको लाते हैं। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं खुद ला करके आपको दे दूंगा। सबको बांट दिए एक एक दवात। वो लिखना भी नहीं जानते थे, हाथ हकड़े हुए थे उनके, क्योंकि उम्र बड़ी हो गई थी। तो नमस्ते करना नहीं जानते थे बेचारे। कोई 10 बजे पहुंचते थे, कोई 11 बजे पहुंचते थे। कोई इधर से खींचते थे मेरे को, गुरुजी मेरी तरफ देखो, नमस्ते करने या नहीं करने। तो ऐसी ऐसी समस्या थी सामने। पाठशाला भवन नहीं था, वो तो होता ही नहीं है, शुरू में तो होता ही नहीं है। फिर वहां एक स्थानीय व्यक्ति को कहा कि आप जो है जब तक पाठशाला का भवन नहीं बनता है तो एक कमरा दीजिए। नवंबर में पाठशाला खुली वहां पर, फिर उसने एक कमरा दे दिया। तो दिसंबर में बर्फ आ गई और वो उसका जो पाठशाला के लिए कमरा दिया तो टूट गया। उसके बाद जो फिर बड़ी मुश्किल हो गई। फिर तब तक मैंने बोलना सिखाया उनको, पढ़ाना सिखाया उनको, कैसे बोलते हैं, बड़ों के साथ कैसी, छोटों के साथ कैसी बात करते हैं। पहले मैंने यही उनको सिखाया। बड़ अक्षर ज्ञान धीरे धीरे बाद में मैं सिखाता रहा उनको जी। फिर 5वीं में जैसे वो वार्षिक परीक्षा जो है साल के बाद होनी थी, तो फिर जो है वहाँ जो हमारे साथ विधायक थे उन्होंने कहा कि चलो 4 महीने के बाद जो वार्षिक परीक्षा की जाएगी। तो 4 महीने के बाद वो दूसरी में लग गए। फिर 5 साल के बाद जैसे वो लड़की जो है ब्लॉक में फर्स्ट आ गई, 5वीं क्लास की लड़की। पूरे बंजार ब्लॉक में जो ब्लॉक होता है एक
डिस्ट्रिक्ट से कम छोटा होता है ब्लॉक। तो कॉम्प्लेक्स में अपना जो कॉम्प्लेक्स वहां पर पेपर होते थे, तो कॉम्प्लेक्स शहर में था। शहर में जो है उन्होंने परीक्षा दी, फिर वहां वो फर्स्ट आ गई, ब्लॉक में ही फर्स्ट आ गई। अब कुछ एक बच्चे जो है नौकरी में भी लग गए हैं अब। मोदी जी, यहाँ पर मेरी एक जिज्ञासा और यह भी है कि इस संघर्ष में स्थिति में जो बालक थे, छात्र थे, उनके साथ में जो अभिभावक थे, उनका क्या भूमिका रही, वहां पर क्या योगदान रहा, कृपया आप हमसे साझा कीजिए। उनका योगदान कुछ भी नहीं रहा, इतना है कि वो स्कूल भेजते थे। पहले पहले तो नहीं भेजते थे, वो समझते थे चलो नहीं, आज नहीं गए कोई बात नहीं, कल नहीं गए कोई बात नहीं, यहाँ गाय चराने के लिए है, भेड़ बकरी चराने के लिए है, कोई बात नहीं, 2 दिन के बाद भेज देंगे। फिर मैं खुद जाता था, घर घर जाता था, फिर उनको बताता था कि भाई पढ़ाई जो है वो ऐसी चीज है, पढ़ करके जो है आदमी इस स्टेज पर पहुंचता है, उसका भविष्य इस तरह उज्जवल होता है, इसलिए जो है पढ़ाई बहुत जरूरी है। कृपा करके जो है आप भेड़ बकरी चराना इनको मत रोकिए, इनको जो है स्कूल भेजिए। फिर जो है वो योगदान उनका सही रहा कि वो स्कूल भेजते रहे, फिर उन्होंने नहीं बच्चे रोके। और भवन भी कोई नहीं था वहां पर, स्कूल का भवन नहीं था। 3-4 साल के बाद भवन बनना शुरू हो गया। वहां भी एक फ्लड आ गया तो भवन को फ्लड में बह गया। फिर तो जी 12-13 साल ही लग गई वहां। आप पूरी शांति की जानते कि अब काफी पीछे है वो सड़क से, कोई 30-35 किलोमीटर पीछे है वो। ना लाइट थी वहां पर, ना कोई सड़क सुविधा, यहाँ तक कि घोड़े खच्चर भी नहीं आते थे, पैदल ही जाना पड़ता 30-35 किलोमीटर जी। फिर वो जो घर टूट गया था वहां पर जो है, फिर जो बड़े बड़े बच्चे थे उनका सहयोग लिया मैंने। संडे के दिन, रविवार के दिन सहयोग लिया मैंने कि कहीं से जंगल से लंबे लंबे लकड़ काट करके लाए, फिर घास पात की झोंपड़ी बनाई हमने। उसमें एक गांव का एक आदमी था, अभिभावक तेजराम, उसने सहयोग दिया उस झोंपड़ी को बनाने में। फिर उस झोंपड़ी के नीचे पढ़ाता था मैं। तो वहां पर इंस्पेक्शन के लिए एक बीपीओ, ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर, वो आए थे, ठाकुरदास जी। उन्होंने वहां पर देखा कि घास पात की बनी झोंपड़ी में पाठशाला बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और स्कूल की एक डायरी होती है उसमें भी उन्होंने लिख करके रखा है कि यहाँ जो है पाठशाला भवन घास पात की झोंपड़ी में संचालित हो रहा है, और सरकार से अर्ज है कि भाई जल्दी से जल्दी हम पाठशाला भवन बना दिया जाए। वो तो लिखा ही रहा। बाद में बड़ी उन्होंने तो 12-13 साल के बाद ही, 11-12 साल के बाद ही भवन बनाना शुरू कर दिया। फिर वो घास पात की झोंपड़ी भी गल सड़ गई। फिर मुश्किल हो गई मुझे, अब क्या करें क्या नहीं करें। बाद में किसी ने कहा कि यहाँ ठीक पीछे जी एक गुफा है। फिर 5-6 महीने के बाद, 5-6 महीने तो चल पड़ी वो घास पात की बनी झोंपड़ी। 5-6 महीने के बाद जैसे वो गुफा देखी मैंने, फिर उस गुफा में रहा मैं। फिर वहां पर वो पाठशाला भवन चलाया, और जहां मैं खुद जो रहता था वो भी वो टूट गया था वो बर्फ से वो घर। फिर मैं खुद भी वहीं पर रहने लगा। अब होमवर्क करते नहीं थे बच्चे, वो वैसे के वैसे ही आते थे वापिस, जैसे स्कूल में पढ़ाना बस होमवर्क करके लाना जी, नहीं जी, दूसरे दिन वैसे के वैसे ही आते थे वो यथावत। अब घर में भी कोई पढ़ाने वाला नहीं था, बड़े होते थे वो पढ़ा सकते थे, माँ बाप अनपढ़ थे। बाद में जो है मैंने फिर अपने उनको, दूर के बच्चे थे उनको वहां पर लाया, फिर वहीं पर बेड वगैरह उनको, बेड तो उन्होंने घर से लाए, कपड़े वगैरह सोने के लिए, फिर वहां पर उनको बिठाया। फिर अपने समय अनुसार जो है उनको होमवर्क कराता रहा मैं।
तो जो नजदीक के थे होमवर्क करके जो बच्चे जो है वो अपने घर को जाते थे, जो दूर के थे वो वहीं पर रहते थे। तो वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का एरिया है। तो एक दिन वह अभय शुक्ला जी यूपी साइड से हैं, वो शायद फ्रेश फ्रेश सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश, उन्होंने कुछ देखा कि यहाँ कोई पाठशाला भवन पाठ गुफा में चल रही है, तो वो आए देखने, वहां मुझसे मिले, मेरी इंटरव्यू ली। तो उन्होंने सोचा कि ये बच्चे जो है इसका परिवार है, बेड किसके बेड हैं ये, रवि संडे के दिन आए थे वो वहां। मैंने कहा सर ये बच्चों के हैं। बोला मैंने सोचा आपके घर का परिवार, नहीं नहीं ये बच्चे हैं, इनको मैंने यहाँ रखा है, ये होमवर्क नहीं करते थे, सारी कथा सुनाई मैंने उनको, इसलिए मैंने अपने साथ रखा है इनको। तो खाना कौन बनाता है? मैंने कहा खाना तो मैं ही बनाता हूँ इनके लिए। क्या खाना बनाते हैं? मैंने कहा मैं खीर बनाता हूँ जी, चावल की खीर। वो इतने के लिए बस पतली पतली बना, खुद क्या खाते हैं? मैंने कहा खुद तो यही खानी पड़ेगी, खुद क्या ठाठ बाट करना बच्चों के सामने। तो चीनी कितने दिन चलेगी? चीनी मैंने कहा जी जितनी चली उतनी चलेगी, उतने को एक मुठ दो मुठ डालूंगा मैं नमक, फिर नमकीन खीर खाते थे हम। उनके सामने भी खाई। वो आए एक दो बार दोबारा वहां दिखने, देखा उनकी खीर खा रहे हैं, देखा उनकी नमकीन खीर खा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति हुई, काफी आई है। तो अभिभावकों का कुछ खास रोल नहीं था। हाँ वो रहा उनका कि भाई उन्होंने बच्चे भेजने शुरू कर दिए जैसे मैं उनके वहां गया। कभी जो है वो नशा पीते, माँ बाप भी नशा तंबाकू पीते थे, कभी कुछ और नशे की चीजें, फिर बच्चों के सामने नहीं पीनी उन्होंने वो। तो वो भी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। फिर गपशप में उनको मैं करता था अपनी स्थानीय भाषा में, जो है मैंने एक कविता बनाई नशे पर। फिर उससे क्या होता है क्या नहीं होता है वो भी मैंने उनको सबको सुनाई। वहां पर बुलाता था मैं स्कूल में किसी दिन उनको, अभिभावकों को, फिर बच्चे भी बिठाने, माँ बाप भी बिठाने, वो कविता सुनानी देश अपनी वहां की स्थानीय भाषा में। फिर देखा उन्होंने कि ये कुछ ठीक नहीं है, नशा वगैरह गलत है। तब जो है उन्होंने वो नशा पीना भी उनके सामने छोड़ दिया। ये भी एक सहयोग रहा। फिर घर में उन्होंने वो नशा भी नहीं पिया। वो महोदय कविता बहुत बना बहुत के जो रोचक हुई उनके लिए, वो कविता देश उनकी स्थानीय भाषा में उनके लिए रोचक हुई, हंसने लगे वो, और ज्ञान भी हो उससे उनको। ऐसा ऐसा हो जी। जी महोदय बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। जैसा कि हिंदी में एक पंक्ति भी है, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है। तो आपने पद चिन्हों पर चलना नहीं बल्कि पद चिन्ह बनाना स्वीकार किया अपने संघर्षमय जीवन में, और इसके हाँ लिए जी। आपको हम सभी की ओर से नमन है। बहुत बहुत आभार। नमन जी आपके लिए। आपने जो है मुझे आज विद्वान मंडली में खींचा, तो विद्वता में तो यही शक्ति है। मुझे आपके दर्शन का मौका मिला, तो वहां पर तो मुझे बड़ी आफत होती थी, बड़ी मुश्किल होती थी, समय कैसे काटूं मैं। कोई एक भी मेरे साथ होता पढ़ा लिखा तो शायद और भी ज्यादा हम कुछ कर पाते। तो आज ही मुझे मौका मिला आप जैसे विद्वानों के साथ बैठने का, विचार करने का। अभी 3 दिन पहले मेरा वो ये पीरियड लगना था, मैं वहां पर गया हुआ था जहाँ वो स्कूल था मेरा, वहां पर गया था। वहां एक देवता है ब्रह्म ऋषि गुरु वशिष्ठ जी, उसकी प्रतिष्ठा थी, तब मेरे को बुलाया हुआ था वहां पर। उस देवते के भी माँ बाप से उस देवते का ज्यादा रोल रहा वहां पर, उस देवते का ज्यादा रोल रहा। अब आप इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं देवते के बारे में जी। वो बहुत ही जी क्या बोलूं मैं, महोदय बहुत ही जी, शक्तिशाली आपके देवता है जी। कभी आत्मपरिचय से बताएंगे यदि आप जितना, मैं। जी महोदय जी, जैसा कि आपकी आत्मपरिचित और आपकी जो अ, आपका जो अध्यापन का समय रहा है, उससे हमें धीरे धीरे आपके बारे में और बहुत कुछ जानने का अवसर, सीखने का अवसर मिल रहा है। और इसी क्रम में हमारे साथ में यहाँ पुष्पराज जी हैं, उनकी भी कुछ जिज्ञासाएं हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी की जिज्ञासाएं, वे सभी अपनी जिज्ञासाओं का प्रश्न चाहते हैं। धन्यवाद महोदय। पुष्पराज जी। महोदय जी नमो नमः। मेरा भी एक जिज्ञासा है आपसे
कि हाँ आपके जी। परिचय से हमें प्राप्त हुआ कि आपने राजकीय प्राथमिक पाठशाला शाक्टी यह पाठशाला आपको आपके लिए आपके जीवन में किस तरह से विस्मरणीय है? कृपया इस पे प्रकाश डालें। स्मरणीय इसलिए कि भाई एक तो मुझे पैदल चलना पड़ता था, वहां पहुंचना पड़ता था। लोग मुझे कहते थे आप कैसे इतना हौसला करते वहां पहुंचने में। तो माँ बाप ने मुझे पढ़ाया था, पढ़ाया है। फिर मुझे ज्ञान हुआ कि अपना उद्देश्य जो है वो अ, जिस उद्देश्य में हम जिस उद्देश्य को हमने आगे ध्येय जो है पूरा करना है, तो वो ध्येय मुझे पूरा करना चाहिए। तो पढ़ लिख करके ये होता है संस्कार, चलो गुरुजनों के मिले, हमारे को माँ बाप के मिले। तो ध्येय पूरा करने के लिए जो मैंने ठान ली थी कि चलो मेरे किस्मत में 35-30 किलोमीटर पैदल चलना है, तो ये चलना ही है मैंने। इसलिए जो है मैंने उसमें कोई थकान महसूस नहीं की। तो मैं चलता रहा और एक तपस्या की तरह रहा ये। फिर मैं वहां पहुंचता था और वहां पहुंच करके जो है जो मेरा ध्येय था उसको मैं पूरा करता था। वो किस विषय और वहां के जो बच्चे थे शायद उनको मेरी जरूरत थी, तब जो है शायद मेरे वहां के लिए सरकार के द्वारा आदेश हुए। मेरा उनसे मिलन होना था। मैंने उनको जो मेरे लायक शिक्षा है वो मैंने देनी थी, तब मेरा वहां के लिए आदेश हुआ। ये वो की प्रश्न करो। जी महोदय जी, इसी क्रम में इसलिए जो है मेरा वो एक आप मुझे विस्मरणीय रहा, वो इसलिए मुझे विस्मरणीय रहा। मैंने तन मन धन से अपनी तरफ से जो मेरे सामने समस्या खड़ी हुई या जो भी अ, हल करना था वो मैंने अपने मेहनत से दिन दुगनी रात चौगनी करके वो समस्या हल कर दी। तो इसलिए मुझे जो है वो अविस्मरणीय रहा। जी महोदय जी, धन्यवाद। इसी क्रम में मेरा एक और आपसे जिज्ञासा है कि महोदय हाँ जी, जी। आपने विभिन्न प्राथमिक पाठशालाओं में कार्य किया है। इन सभी पाठशालाओं में किन-किन परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ा और आपके जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है? कृपया इस पर भी प्रकाश डालें आप। तो अब शक्ति से ही मैं स्टार्ट करता हूँ। वहां भी कुछ एक परिवार के बच्चे ऐसे थे, बिल्कुल गरीब थे, वो बिल्कुल ही गरीब थे, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, किताबें किताबें नहीं खरीद सकते थे। आज तो सरकार किताबें दे रही है हर बच्चों को, तब कोई कुछ नहीं था ऐसा। वो 1 रुपया था, वो फीस देनी पड़ती थी, उसको भी नहीं वो दे पाते थे। तो मैंने जो है वहाँ जो ऐसे बच्चे थे उनकी फीस नहीं दे सकते थे, वहाँ सहायता की। कपड़े नहीं थे, अब स्कूल में थोड़ा अच्छे साफ सुथरे होकर के आना पड़ता है, तो वहाँ कपड़े दिए, किसी को बूट चप्पल दिए। वहां से आकर के जैसे जैसे मैं और स्कूलों में गया, तो वहाँ वहाँ भी कोई बच्चा जो है पाठशाला में मतलब शिक्षा ग्रहण करते हुए स्कूल छोड़ देता है, उनको भी मैंने घर से पकड़ करके स्कूल में लाया और एडमिशन कराई। जिनके पास कपड़े नहीं है, बूट नहीं है, किताबें नहीं है, कॉपी नहीं है, जो कलम पेन नहीं है, तो वो मैंने उनको वैसी वैसी सहायता मैं हर स्कूलों में करता रहा। जहाँ किसी के मैंने ठान ली थी कि यदि किसी के बच्चों के घर में आग लगती है या माँ बाप जो है अचानक मृत्यु होती है, शिक्षा ग्रहण करने में वो वंचित रहते हैं, तो मैं वहाँ यथासंभव सहायता करूंगा। और हर स्कूल में मैंने वो सहायता की और करता रहा। परिस्थिति ने जैसे ही मतलब मेरे सामने उपस्थिति दी, हाजिरी दी, तो उसको मैं स्वीकार करता रहा।
शक्ति तो पहुंचना एक तप था, बहुत ही मुश्किल था। कोई पुल नहीं थे, वृक्ष जंगल थे, बड़े बड़े पेड़ काटे हुए थे और दरिया के ऊपर फेंके हुए। इधर का पेड़ उधर को फेंका हुआ, उधर का इधर को फेंका हुआ, बीच में जो है वो जुड़े हुए थे एक दूसरे के ऊपर, उनके ऊपर जाना पड़ता। मुझे तो अभ्यास भी नहीं था कैसे आर पार होते हैं। बहुत बड़ी दरिया थी, तो पुल भी खास नहीं थे, कोई विशेष नहीं था। आज भी सहायता निभा सरकार की है कि इनको बिजली दें या इनको सड़क दें। घोड़ा खच्चर तक की सड़क नहीं है, बड़ी मुश्किल से चलना पड़ता था। तो हर स्कूलों में मैंने यही सहायता करनी चाहिए जो मुझसे हो पाई। जी महोदय जी, इसी क्रम में मेरा आपसे एक और जिज्ञासा है कि महोदय जी, आपके द्वारा आपके विद्यार्थी जीवन में बहुत से श्लोक रचनाओं को आपने आत्मसात किया था। कृपया अपनी किसी रचना को हम सभी को श्रवण करवाएं। मेरा घर शैंसर में है जी, कोठी शैंसर में, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के तहसील सैंज, गांव शैंसर में है। तो हमारे कुल देवता जी यहाँ पर जो है मनु ऋषि जी हैं। तो मनु ऋषि के ऊपर जो है मैंने श्लोक बनाया। तो इससे पहले जो है मैं एक मंगलाचरण के साथ जो है उसके बाद इन श्लोकों की रचना आपको सुनाऊंगा। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्ति कंकरतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते भोपाल चूड़ामणि। नमस्कार जी। मुझसे खुद बनाई हुई रचना का पहला श्लोक मनु ऋषि के ऊपर जो बनाया है, ये अनुष्ठान है। शंभु मनवादि देवाय स्रष्टुरादि प्रसूतये भव पाप विनाशाय शैंशर स्वामिने नमः। ये शैंशर मेरा गांव है। दूसरा श्लोक मनवीशनंत दया निधान, इंद्रभद्र छंद में है जी। मनवीशनंत दया निधान गरीयसे च ऋषिराधिकर्तरे त्वं शंशरश्चाहि परं च धाम कस्माच्च तेन नमनं करोमि। तीसरा श्लोक जी रथोदत्ता छंद में। समाकंडाय, ये समाकंडा हमारे शैंशिर के ऊपर टॉप की चोटी है। वहां पर 1982 में मनु ऋषि जैसे ही गए थे तो वहां पर तीर्थ निकाला था देवते ने। जैसे अपना सिर वहां नीचे रख दिया देवते ने, तो नीचे से जल की धारा ऊपर को बह गई। 1982 की बात है जी। मन समाकंडाय च तीर्थोत्पादिने शाश्वताय च धर्मैक हेतवे शंशरस्य जगदेक चक्षुषे नमस्ते धारा देवराधिष्ठातरे। धारा देवरा है इसका मंदिर 5 छतों का, पैगोडा शैली में। तब मैंने धारा देवरा जोड़ दिया यहाँ पर।
मनु ऋषि का ही चौथा श्लोक। खंडाधार है, यहाँ पर बहुत ही ऊंची चोटी जहाँ से बर्फ आती है और उस बर्फ से पिघल करके जो पानी निकलता है वो ब्यास नदी कुल्लू में मिल जाता है। और रक्ति सरवी एक हमारी शहर से दूसरी साइड से एक नदी आती है जो शाक्टी होकर के आती है, उसका प्रवाह भी जो है ब्यास नदी में मिल जाता है। तो इनको भी जोड़ा है मैंने कि जैसे ये दो धारा जो है ब्यास नदी में मिलती है, कि भाई वो इधर का उधर का टकराव वो सहन करती हुई जो है हम कब विपाशा के अंदर विपाशा में मिल जाएं। वैसे ही जो है शेष की प्रजा भी जो है यही सोचती है कि जो हम जो है मनु ऋषि के उस तत्व में कब जो है ये हाजिरी देंगे। इस पर बनाया है मैंने वो। खंडाधराय रक्ति सरस्य च प्रवाहो विशन्ति विपाशायञ्च तथैव संश्रस्य प्रजाश्च सर्वा विशन्ति तत्ते हि मनोरिषेश्च। दो रहे इसमें और जी, एक रहा इसमें और स्वागता छंद में। तो वो मैंने एक अपना मुझ में भाव एक पैदा हो गया कि इसकी छत्र छाया में, मनु ऋषि की छत्र छाया में लोग जो है सभी सुशील हैं और इसका ध्यान करते हैं, सभी खुश हैं, मनु ऋषि की छत्र छाया में है, इसलिए जो है यहाँ के लोग धन्य हैं जो यहाँ पर रहते हैं। ये इसका अर्थ हुआ फिर इस श्लोक का जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। संशरेऽस्मिन् निखिलासु जनाश्च सर्वे सुशीलाश्च दयायन्ति नित्यं हर्षन्ति सर्वे हि मनुऋषिञ्च धन्य जनाये निवसन्ति अत्र। नमस्कार जी। जी महोदय, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नमो नमः महोदय। महोदय, इसी संदर्भ में मेरी भी एक जिज्ञासा है आपसे कि 14 साल तक आप गुफा में रहे और शिक्षण कार्य को आपने संपन्न किया। ऐसे समय आपने किन समस्याओं और अनुभव से आपको विशेष रूप से सामना करना पड़ा? समस्या तो यही है जी जो बताई थी मैंने तो उनको समस्या भी नहीं समझा। मैंने सोचा कि कंधा से कंधा मिला करके इन समस्याओं का हल कैसे करूं मैं, इन बच्चों को कैसे शिक्षा दूं मैं। इन बच्चों को पता लगना चाहते कि शिक्षा क्या है, पढ़ करके क्या होता है आगे। तो सबसे बड़ी समस्या थी यातायात की। बच्चे भी मेरे घर में जो है बड़ी मुश्किल थे, उनको भी मैंने साथ ले गया था, लेकिन वो मुझे मुश्किल हो गया था साथ ले जा करके उनको संभालना। वो तो मैंने वापिस ही लाई जल्दी। तो सबसे बड़ी समस्या यही थी। वहां जो है ना कोई लाइट की सुविधा थी, टेबल लैंप होता था मैंने रखा हुआ उसमें ये उस टेबल लैंप के सहारे से रात काटता था मैं और बैठता था जब तक बैठना है। और पैदल रास्ता था, कोई लाइट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। और किससे बात करूं, कैसे बात करूं। और वो जो आदमी वहां पर वो उस जैसे माहौल के थे, उनके साथ तो मैं मेरा गुजारना मुश्किल था। जैसे कोई 4 रोटी खाता है तो उसको 2 ही रोटी यदि मिलती है तो उसकी भूख जो है पूरी नहीं होती थी, यानी कि वो तृप्त नहीं होता था। वैसे ही जो है मैं भी तृप्त नहीं होता था। मैं चाहता था कि कोई पढ़ा लिखा आदमी आता तो उसके साथ समय काटता। तो उस तरह जो है मेरी भूख वहां तृप्त नहीं हुई, जैसे कैसे मैंने समय काट लिया वहां। सबसे बड़ी समस्या यही थी, लाइट की, सड़क की। राशन पीठ में उठा के ले जाना पड़ता था, कोई घोड़े का ये नहीं आवाजाही नहीं थी, खुद ही ले जाना पड़ता था पीठ में उठा के।
आते थे वहां, मेरे वहां कोई वोट मांगने, उस वक्त उस गांव में जो भी जिस भी पार्टी के नेता बन करके भी आते थे, तो मेरे वहां वो खाते थे, नहाते धोते थे, तो फिर बाद में अपना रास्ता पकड़ते थे। वो तो इतना भी नहीं कहते थे कि शाबाश जी गांव वाले हो, इनका साथ देना, इनका सहयोग देना, बस अपना मतलब चले जाते थे वो। मैं सोचता था कि मेरे को आगे करके वो उनको समझाए कि देखो ये कितनी मेहनत कर रहा है। क्योंकि उनके साथ तो बहुत आदमी चले होते थे, इनको वोट दे दो, इनको वोट दे दो। तो मुझको यदि उन्होंने आगे किया होता उस मंच स्थली पर, तो शायद बाकियों को भी उससे शिक्षा मिलती कि चलो इतनी मेहनत करनी, हर क्षेत्र में इतनी मेहनत आदमी को करनी चाहिए जैसे टीचर कर रहा है। मैं नहीं चाहता था कि मेरे को कोई वो बड़ा तोहफा दे, कम से कम औरों को अकल आ जाए, इस तरह सोचता था मैं कि मेरे को उदाहरण मान करके वो लोगों को सामने मुझे दिखाए। सिर्फ एक ही थे, अभय शुक्ला जी, और एक एसडीएम साहब थे, कृष्ण राज पृथ्वी, हरियाणा से थे। उन्होंने बच्चों को बोला, लोगों को बोला, बड़ा कुछ। जी महोदय, इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ मेरा दूसरा प्रश्न ये है आपसे कि आपने जो ये कठिन सामाजिक कार्य किए, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई और आपका मार्गदर्शक कौन रहा? प्रेरणा मुझे, पहले तो मैं भी अपने इधर नीचे के इलाकों में रहता था, पढ़ता था, तो यहाँ प्रेरणा तो मुझे, मैं तो समझ रहा हूँ कि शक्ति से ही मिली। क्योंकि माँ बाप ने मुझे पढ़ाया था, गुरुजनों ने मुझे पढ़ाया, पढ़ा करके जो थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान हुआ, तो ज्ञान के जैसे में शक्ति पहुंचा, तो वहां पर जो है मैंने उन बच्चों की, उन लोगों की समस्या देखी कि होमवर्क नहीं कर रहे हैं, बार बार बोलना उनको, कोई कलम को कलम नहीं बोलते हैं, कॉपी का नाम नहीं है, पेंसिल का नाम नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं तो समझ रहा हूँ कि वहां के परिवेश से ही मुझे, वहां के माहौल से ही मुझे प्रेरणा मिली कि इनको जो है बहुत कुछ सिखाना है, हर क्षेत्र में आगे ले है। छोटी सी चीज है कि वो स्याही को स्याही नहीं बोलते थे, पढ़ाई की बात तो आगे, तो मुझे तो बहुत कुछ करना है। क्योंकि उन्होंने ही वो, मैं को एक प्रेरणा मिली मुझे कि हम कितने हैं और आप यहाँ हमारे बीच में क्यों आए हैं, आपने क्या, वो एक मतलब एक भाव हुआ मेरे मन में कि भाई वो भाव बोल रहे हैं, आप इनके बीच में क्यों आए हैं, आपने इनके प्रति क्या करना है। तो उन्होंने जो विचार रखे, जो मतलब शिक्षा क्षेत्र से बाहर थे, एक अच्छे सज्जन बनना है, उस लाइन से जो उनके विचार वो बाहर थे, वहां पर मेरे को प्रेरणा मिली कि मुझे जो है इनको कहाँ तक ले जाना है। जहाँ मेरा जन्म हुआ, जहाँ मैं पढ़ा पला, वहां तो क्या प्रेरणा मिली, वहां तो चलो इतनी प्रेरणा मिली कि बेटे पढ़ो, पढ़ करके कुछ होता है। प्रेरणा तो मुझे वहां के माहौल से, वहां के परिवेश से मिली, वहां के रास्ते से मिली। वहां लाइट नहीं थी, वहां कुछ नहीं था, पीठ में उठा के ले जाना पड़ा। पीठ में उठा के ले जाता हूँ तो इसका भी तो कोई गुण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पीठ में उठा के ले जाओ, वहां भात खाओ, रोटी खाओ, मौज मारो। नहीं, वहां मैंने उनसे ही प्रेरणा ली, उनके माहौल से ही, उनके रहन सहन से उनके खाने पीने से, उनके बर्ताव से। तब जो है मुझे जो है वो कहा था मैंने कि बच्चों के लिए जो है वहां की भाषा में, यहाँ की स्थानीय भाषा में मुझे कविता बनानी पड़ी उस नशे पर। मुझे वहीं से ही मिली, मैं समझता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। नमस्कार। महोदय जी, इसी क्रम में मेरा एक और उत्कंठा थी। उत्कंठा ये है कि संस्कृत भाषा के भी बहुत सारे आपने छंदों का यहाँ पर वर्णन किया, हम सबने उसका श्रवण भी किया। तो मैं समझती हूँ कि संस्कृत भाषा का आपने कहीं ना कहीं उसका प्रचार प्रसार अवश्य किया होगा, और आपने कहाँ संस्कृत भाषा, भारतीय संस्कृति का प्रचार जी प्रसार सुनाई किया नहीं दे रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अन्य सभी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी नेटवर्क की कमी हुई होगी शायद। जी, कुछ शायद हमारे नेटवर्क की समस्या है। मैं अपने प्रश्न को, अपनी उत्कंठा को पुनः कहती हूँ। महोदय, जैसा कि भी आपने छंदोबद्ध रचनाओं को हम सभी ने उसका श्रवण किया, मैं जानना चाहती हूँ इस माध्यम से संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति का आपने जो प्रचार प्रसार है उसके मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ, मैं थोड़ा कमरे से बाहर निकलता हूँ, वहाँ शायद मुझे सुनाई देगा। कमरे से बाहर निकलता हूँ। आप अपना वीडियो ऑफ अनुमति चाहता हूँ। हाँ, आप कर लीजिए, वीडियो ऑफ कर लीजिए तो शायद थोड़ा वॉइस का ठीक हो जाएगा और आवाज। कैमरा ऑफ कर लीजिए महोदय जी, कैमरे को बंद कर लीजिए अपने। हाँ जी, अब शायद सुनाई देगा। मैं कमरे से बाहर निकला। जी, हम सभी को आपकी आवाज स्पष्ट आ रही थी। और क्या आप हमारी आवाज अभी स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हैं महोदय जी? हाँ जी सुन रहे होंगे, अब सुनाई दे रहा है। मेरा ये जिज्ञासा थी महोदय आपसे कि संस्कृत भाषा के प्रचार हेतु आपने क्या क्या प्रयास किए हैं, हम सभी जानना चाहते हैं। संस्कृत प्रचार हेतु मैं सोच रहा था कि करूं मैं कुछ प्रयास, लेकिन मुझे जो है समय ही नहीं मिला। मुझे ऐसे ऐसे स्थान मिले। अब आप स्वयं ही जानते, विद्वान हैं आप, 5वीं तक जो हमने बच्चों को पढ़ाया, वहाँ क्या ज्ञान होना। क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है हम लोगों को कुछ एक जो शास्त्री की हुई थी, हम लोगों ने, हमको प्राइमरी में ही जगह दे दी बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वहां पर फिर उनको ही संभालना पड़ा। इस विषय में तो मुझे आगे जाने का कोई मौका ही नहीं मिला संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए। जी महोदय, और मेरी मैं तो बहुत चाह रहा था। अभी आपकी बहुत सुंदर जो छंदोबद्ध रचनाएं हैं उनका हम सभी ने श्रवण किया, रसास्वादन किया। और इसके पश्चात मेरा एक अंतिम प्रश्न है महोदय यहाँ पर कि जब आप समाज सेवा की बात कर रहे हैं या समाजोत्थान आपने जिस समय किया, उस समय समाज और परिवार में, इन दोनों के मध्य में जो धन है और आपका जो संयम है, जिसे धैर्य भी कहेंगे हम, तो धन, धैर्य जो है और समय, इन तीनों का आपने समायोजन किस प्रकार किया? कृपया आप हम सभी से साझा कीजिए। महोदय आप म्यूट हो गए हैं, म्यूट कर लीजिए। धन का ऐसा था कि मैं समाज सेवा में ही लगाता था जितना मैं लगा सकता हूँ। तो घर जो है वो मेरी घरवाली संभालती थी, समाज को ही संभालती थी। घर संभालना उन्होंने, मेरे पास जो धन था उससे मैं यथासंभव सहायता में समाज में करता था, घर में भी करता था मैं। आज तो मैं अब 64-65 साल उम्र हो गई, 65-66 साल उम्र, 66 साल हो गई। आज संध्या पूजा में ही व्यस्त रहता हूँ मैं। बाकी देश समाज के जो पितृगण हैं उनका मैं तर्पण करता रहता हूँ। मैंने कहा और तो क्या करूंगा मैं अब।
ताकत तो है नहीं बोझ उठाने की। तो देश समाज के जो भी पितृगण है उनका मैं तर्पण करता हूँ ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। अपनी फैमिली को कम हाँ, इस वक्त भी जो है इस तर्पण के समय में अपनी फैमिली को भी कम समय देता हूँ मैं इनको आगे करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। तो और मैंने रखा समाज पर ही अपना विचार, अपना ध्येय जो है समाज पर ही छोड़ दिया मैंने। जी बिल्कुल, आपकी इन प्रश्नों के उत्तर से जरूर हमारी जिज्ञासा का संबंध हुआ ही है। साथ में यह भी सीखने को मिल रहा है कि हम प्राय लोगों में एक जो संकुचित सोच होती है कि हमारा घर परिवार 5-6 जन, हम इन्हीं की सेवा करनी है, इन्हीं के लिए हमें करना है, कमाना है। इस सोच से भी हमें बाहर निकलना चाहिए। जैसा कि आपके द्वारा हमें यहाँ सीखने को मिला कि आपने अपने घर पर भी उतना समय, आप जैसा बता रहे हैं कि आपने समय उतना नहीं दे पाया क्योंकि समाज सेवा के लिए ही आपने तन मन धन अपना अर्पण किया हुआ है। और आप सभी आज आप हमारे समक्ष आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद महोदय जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम की अनौपचारिक धन्यवाद बेला में मैं पुनः एक बार उपस्थित हूँ। मैं सर्वप्रथम आज की संस्कृत अंतर्विक्षा में पधारे आज के अतिथि श्रीमान हरिदत्त शर्मा जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और हमारे कार्यक्रम में आए। और इतनी कठिनाइयाँ हुई, बारिश तूफान भी चला रहा, जिससे काफी बार कार्यक्रम टला भी, परंतु फिर भी यथासंभव कार्यक्रम आज संपन्न हुआ, तो मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसी क्रम में हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य सूत्रधार हैं, हमारे गुरुजी डॉक्टर विपिन कुमार झा सर, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने हमें एक ही क्रम में पिरोए रखा है और जिससे हमें प्रेरणा मिलती रहती है उनसे। और इसी क्रम में मैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य मार्गदर्शक डॉक्टर सुमन के.एस. महोदय जी का भी हार्दिक धन्यवाद करूँगा, जिनके आशीष वचनों से हमें प्रेरणा मिलती रहती है और नए अतिथि को ढूँढने में सहयोग मिलता है, प्रेरणा मिलती है हमें। और इसी क्रम में मार्गदर्शिका जो हमारे कार्यक्रम की हैं डॉक्टर गीता शुक्ला महोदय जी, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। डॉक्टर सरिता महोदय जी, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और हमारी आदरणीय महोदया जी, मुख्य संयोजिका जो इस कार्यक्रम की हैं, डॉक्टर दीपिका दीक्षित जी, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और इसी कार्यक्रम में बहुत से राज्यों से संयोजक हैं, डॉक्टर सागरिका जी, शैलजा महोदया जी, विवेक शर्मा जी, रमेश चंद्र नैनवाल जी, डॉक्टर राम सेवक झा महोदय जी और डॉक्टर पी गौरी महोदय जी, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसे पूरे कार्यक्रम के लिए हमारी तकनीकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारे साथ श्रीमान राहुल कश्यप जी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और श्री मनीष मिश्र जी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अन्य जो भी श्रोता हमारे साथ अन्य जुड़े हैं, सभी का नाम मैं नहीं जानता हूँ, परंतु सभी को मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नमस्ते। अब इसी क्रम में अंत में शांति मंत्र के साथ हम इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नमो नमः।